हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रेगुलर पॉलीगॉन्स ए एंड बी हैव नंबर ऑफ साइड्स इन द रेशो 1:2 एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशो 3:4, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बी इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, दो पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन ए एंड पॉलीगॉन बी। उनकी जो नंबर ऑफ साइड्स है उनका रेशो 1:2 है। तो यहाँ पे लेट्स से पॉलीगॉन ए है और ये पॉलीगॉन बी है। नंबर ऑफ साइड्स का रेशो है 1:2 और इंटीरियर एंगल्स जो है ए के और बी के, उनका रेशो 3:4 है। तो मुझे पता है किसी भी पॉलीगॉन की अगर नंबर ऑफ साइड्स n होती हैं तो उसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ए और नंबर ऑफ साइड्स बी 1:2 में है। तो मैं मान लेता हूँ ए की नंबर ऑफ साइड्स n है, तो बी की नंबर ऑफ साइड्स जो है मेरे पास वो 2n हो जाएंगी। 1:2 में इसकी n साइड्स होंगी तो इसकी 2n साइड्स होंगी। तो अगर किसी पॉलीगॉन में n साइड्स होती हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है मेरे पास n-2 इंटू 180 डिग्रीज। ये मेरे पास सम हो गया इंटीरियर एंगल्स का। अब सम इंटीरियर एंगल्स का ये है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देता हूं, इफ आई डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ साइड्स देन आई विल गेट ईच इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, n की जगह 2n आ जाएगा, सो 2n-2, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 2n है, सो 2n-2 इंटू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2n। नंबर ऑफ साइड्स 2n है। अब इसका जो मुझे रेशो है यानी इन दोनों को डिवाइड करूं तो वो मुझे दे रखा है 3/4, 3:4। अब इससे मुझे n की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स दिया जाएगा। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे n-2 डिवाइडेड बाय n-2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन लूंगा, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास n-1 और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 3:4 के इक्वल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 4n-8 मस्ट बी इक्वल टू 3n-3, 3n-3। इससे मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 5। n की वैल्यू 5 आ गई है मेरे पास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ b। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ b कितना है मेरे पास 2n, तो 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मेरे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ b कितनी आ जाएगी मेरे पास 10। ठीक है, इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट। चलिए नेक्स्ट, इफ a and b are non-negative real numbers such that a plus 2b is equal to 6, then the average of the maximum and the minimum possible value of a plus b निकालना है। तो क्वेश्चन में मुझे निकालना है एवरेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a plus b एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a plus b का एवरेज। और गिवन क्या है मेरे पास, a और b जो है मेरे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 होंगे, 0 से बड़े होंगे, तो यानी कि पॉजिटिव होंगे या फिर 0 के इक्वल हो सकते हैं, सच दैट a plus b इज 2b इज इक्वल टू 6 गिवन है मुझे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ। मुझे निकालना है a plus b की मैक्सिमम वैल्यू और a plus b की जो मिनिमम वैल्यू है उसका एवरेज निकालना है। उसका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2, ये चीज मुझे निकालनी है। तो पहले मैं a plus b की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगा, a plus b की मिनिमम वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा ऐड करके। गिवन कंडीशन है मेरे पास a plus 2b इज इक्वल टू 6। a plus b कितना होगा मेरे पास, इसके हिसाब से a plus b को मैं 6 - b भी लिख सकता हूँ। एक b को इधर ले गया मैं 2b में से, यानी a plus b की मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो अल्टीमेटली मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सो अल्टीमेटली निकालना क्या है मुझे, 6 - b की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 6 - b की मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2, यानी a plus b की मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट 6 - b की मैक्सिमम वैल्यू, और ये निकालना है मुझे। ठीक है ना, तो ये चीज निकालनी है। अब 6 - b की मैक्सिमम कैसे निकाल, 6 - b, देखो a plus b मैक्स निकालना है, a plus b मैक्स यानी कि 6 - b की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 6 - b की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब b की मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। जहां पे अगर b की मिनिमम वैल्यू होगी तो
तो 6 माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब बी की मेरे पास मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, क्योंकि क्या गिवन है मेरे पास? गिवन कंडीशन क्या है? ए कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 है, 0 से बड़े होंगे। तो ए और बी जो है अगर 0 से बड़े होंगे तो यहाँ पे बी के मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है मेरे पास? 0। अगर बी की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी तो ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो मेरे पास 6 आ सकती है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है मेरे पास, ये मेरे पास 6 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ये मेरे पास 6 आ सकती है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई है 6। नाउ आई हैव टू फाइंड ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, यानी 6 माइनस बी की मिनिमम वैल्यू। 6 माइनस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 6 माइनस बी मिनिमम होगा। अब बी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से इक्वेशन के हिसाब से? ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2b, 6 माइनस 2b। ए की वैल्यू 6 माइनस 2b के इक्वल है, गिवन है ना, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2b। अब यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि ए और बी दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ए भी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2b लेस देन इक्वल टू 6 और मेरे पास b लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए मेरे पास, यानी b लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मेरे पास? b की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है मेरे पास। तो यहाँ पे b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 3। if b की मैक्सिमम वैल्यू अगर मेरे पास 3 हो जाएगी तो 6 माइनस 3 यानी कि मेरे पास 3 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी कितनी आ गई है? 3। ये क्वांटम नंबर कितना आ गया है मेरे पास? तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास आंसर होगा 9/2। 9/2 कितना होता है मेरे पास? 4.5। कौन सा ऑप्शन हो गया? ठीक है ना, तो ये लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, बस आपको बी की मिनिमम वैल्यू और बी की मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग आ जाएगी मेरे पास। इक्वेशन में मुझे ये चीज निकालनी थी, इसका एवरेज निकालना था, तो मेरे पास 4.5 आ गया है। बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्किंग अलोन द टाइम्स टेकन बाय ए, टी एंड एम, अनु, तनु एंड मनु टू कंप्लीट एनी जॉब आर इन द रेशियो 5:8:10. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. कंडीशन क्या एक बार लिख लेते हैं। However, Anu and Tanu work together for first 6 days. यानी पर डे के अलावा इसमें पर डे कितनी वर्किंग हो रही है ये भी यहाँ मुझे गिवन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक कंडीशन जो गिवन है, they can finish in 4 days if they work together for 8 hours per day. ठीक है ना, यानी कि मेरे पास जो काम है वो पर आवर्स में भी लिया जा सकता है और पर डे में भी लिया जा सकता है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन है, द टाइम्स टेकन बाय ए, टी एंड एम टू कंप्लीट एनी जॉब आर इन द रेशियो 5:8:10, यानी कि ये जो जॉब करने का टाइम है तीनों का, उनका रेशियो गिवन है। अभी टाइम आप डेज में भी ले सकते हो, आप आवर्स में भी ले सकते हो। कन्वीनियंट ये रहेगा हमारे पास कि हम इनको आवर्स में ले, ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे? ए, टी एंड एम। ए को लेता हूं मैं 5 के आवर्स, टी को लेता हूं 8 के आवर्स और एम को लेता हूं 10 के आवर्स। तो मैंने नंबर ऑफ डेज नहीं लिया यहाँ पे, मैंने लिया है कि नंबर ऑफ आवर्स जो है वो कितने लगते होंगे अगर ये इंडिविजुअली काम करते हैं। तो ए को लगते हैं 5 के आवर्स, टी को लगते हैं 8 के आवर्स और एम को लगते हैं 10 के आवर्स लगते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं मैं 40 के का, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मुझे करनी होंगी, टोटल जॉब होगा, टोटल काम होगा, वो मेरे पास 40 के हो जाएगा। अगर ये 40 के होगा तो यहाँ पे पर डे यूनिट आ जाएगी 8, यहाँ पे मतलब एक दिन की आ जाएगी 8, यहाँ पे एक दिन की आ जाएगी 5 और यहाँ पे एक दिन की आ जाएगी 4। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने मान लिया ए को टोटल काम करने में 5 के आवर्स लगते हैं, टी को टोटल काम करने में 8 के आवर्स लगते हैं और एम को टोटल काम करने में 10 के आवर्स लगते हैं। इनका एलसीएम मैंने 40 के माना, यानी मैंने टोटल काम कितना है, टोटल यूनिट्स मुझे कितने बनानी है, वो मैंने यहाँ पे 40 के मान लिया है। अगर यहाँ पे 40 के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मान लिया है मैंने, तो एक दिन में कितनी यूनिट्स बनेगी यहाँ पे ए के द्वारा 8, यहाँ कितनी बनेगी मतलब 40 के डिवाइड बाय 5 के, तो 8 यूनिट्स। 40 के टोटल यूनिट्स हैं, यहाँ पे 8 के आवर्स लगते हैं कंप्लीट करने में, तो 40 के यूनिट्स 8 के आवर्स, तो एक दिन में कितनी बनी, एक घंटे में कितनी बनी, एक दिन नहीं है एक घंटे है, तो एक घंटे में बनाएगा 8,
1 घंटे में बनाएगा 5, 1 घंटे में बनाएगा 4। ये लॉजिकली टाइम एंड वर्क में हम सारे क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है मुझे कि अगर ये 1 घंटे में 8 बनाता है, 1 घंटे में 5 बनाता है और 1 घंटे में 4 बनाता है, सो टोटल अगर मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में बन जाएंगी मेरे पास 17 यूनिट्स। भाई ये 8 बनाएगा, ये 5 बनाएगा, ये 4 बनाएगा, 8 5 13 और 4 17, तो 17 यूनिट्स जो है वो मेरे पास 1 घंटे में बन जाएंगी। तो 1 घंटे में 17 यूनिट्स बन रही है मेरे पास, और टोटल मुझे 40K यूनिट्स बनानी है, टोटल 40K बनानी है, और 1 घंटे में 17 यूनिट्स बनेंगी मेरे पास। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना लगेगा, 40K डिवाइडेड बाय 17 आवर्स। 1 घंटे में तीनों मिलते हैं तो 17 यूनिट्स बनती हैं, और टोटल यूनिट्स मेरे पास 40K हैं। सो 40K डिवाइडेड बाय 17 विल बी द टाइम टेकन इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है ना, तो कितना टाइम लगेगा। और क्वेश्चन में देखें तो 4 दिन लगते हैं, और जब वो 8 घंटे पर डे करते हैं, इफ दे वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे देन दे टेक 4 डेज। इसका मतलब टोटल कितने लग गए मेरे पास, 32 आवर्स, 4 × 8 32। तो ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं मैं 32 को इक्वल कर देता हूँ, 8 5 से कैंसिल करेंगे, 8 से कैंसिल करेंगे तो 5, ये कितना हो जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे 4, 8 से कैंसिल किया 5, तो के की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई है 68/5। के की वैल्यू आ गई मेरे पास 68/5। अगर के की वैल्यू 68/5 आ गई तो ये जो मेरे पास टोटल काम है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ जाएंगी, 40 × 68 डिवाइडेड बाय 5, 480 एंड 64, 544। के की वैल्यू आ गई है 544। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यूनिट जो बनानी है मुझे, टोटल काम जो मैंने अज्यूम किया है वो 544 है। ये 544 यूनिक नहीं है, ये इसका मल्टीपल भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हमने इस तरह से चूज किया है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ रहा है और सारे इंटीजर हमारे आ गए हैं। चलिए, तो टोटल यूनिट्स आ गई है मेरे पास 544। अब क्वेश्चन के अगेन में क्या किया है यहाँ पे, इफ ए एंड टी वर्क टुगेदर फॉर फर्स्ट 6 डेज वर्किंग 6 आवर्स 40 मिनट्स। पहले पोर्शन में कौन काम कर रहा है, यहाँ पे ए प्लस टी काम कर रहे हैं, जो कि 6 घंटे 40 मिनट्स काम करते हैं पर डे और 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है ना, और लास्ट में काम कर रहा है मेरे पास एम, तो एम को कितना टाइम और लगेगा, कितने घंटे और लगेंगे काम कंप्लीट करने में, यहाँ पे मुझे गिवन है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 6 आवर्स 40 मिनट्स पर डे काम हो रहा है, अल्टीमेटली कितने घंटे काम हो रहा है अगर निकालूं तो मैं 6 + 40 डिवाइड बाय 60 आवर्स, यानी कितना हो गया ये 2/3। तो मेरे पास काम हो रहा है एक दिन में 20/3 आवर्स, 6 + 40/60, 6 + 2/3। तो मेरे पास एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं दोनों मिलके, अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज वर्किंग 6 आवर्स 40 मिनट पर डे। तो एक दिन में दोनों मिले काम कर रहे हैं, कितने घंटे के लिए, कितने दिन तक कर रहे हैं, 6 डेज के लिए। तो इतने घंटे काम किया उन्होंने, 20/3 आवर्स पर डे इंटू 6 करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। 6 डेज में उन्होंने कितना किए होंगे, जो इसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि एक दिन में वो कितनी यूनिट बनाते हैं, एक दिन में ए और टी मिलके बनाएंगे 13। तो ये मेरे पास क्या चीज आ गई है समझो आप, 20/3 इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर डे। इफ आई मल्टीप्लाई बाय 6 तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो 6 दिनों में उन्होंने किया होगा, अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 क्या चीज है, ये एक दिन में 8 यूनिट बनाती है, एक दिन में 5 यूनिट, तो एक दिन में दोनों मिलके बनाएंगे 13 यूनिट्स। सो इसका मतलब ये हुआ जब वो 6 दिन काम कर लेंगे 20/3 आवर्स पर डे, तो अल्टीमेटली इतनी यूनिट वो बना देंगे। सॉल्व करें कितना आता है ये 520। इसका मतलब व्हेन दे वर्क फॉर 6 डेज, 6 दिन तक काम कर लिया ना उन्होंने, और 6 डेज ही लिख लेता हूं इसको, जब उन्होंने 6 डेज काम किया 6 आवर्स 40 मिनट्स, तो अल्टीमेटली कितनी यूनिट बना दी उन्होंने 520। उन्होंने 520 यूनिट्स बना दी हैं, और बनानी कितनी थी मेरे को टोटल 544, तो बची कितनी होंगी मेरे पास 24। टोटल 544 थी, 520 यहाँ कंप्लीट हो गई, बची यूनिट कौन बनाएगा, एम के पास कितनी यूनिट बनानी है 24 यूनिट्स, और एम एक दिन में कितने, एक घंटे में कितनी यूनिट बनाता है 4, एक घंटे में 4 यूनिट्स बनाता है, 24 बनानी है, सो 24 डिवाइड बाय 4, यानी कि 6 आवर जो हैं वो एम को लगेंगे ये बची हुई काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, सो आंसर हियर विल बी 6 आवर्स। ठीक है ना, व्हाट आई हैव डन इज आई विल टेल यू,
ए, टी और एम, इनके मुझे नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज का टाइम का जो कंपैरिजन है वो मुझे गिवन है। 5 के, 8 के, 10 के, मैंने एक्चुअल मान लिया इसको, रेशो गिवन था 5, 8 और 10। टोटल काम आ गया मेरे पास, टोटल यूनिट्स मैंने मान ली, इनका एलसीएम 40 के, कुछ भी आप मल्टीपल ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 40 के मैंने टोटल यूनिट्स मान लिए हैं। इसके हिसाब से 1 घंटे में 8 यूनिट बनाए गए, 1 घंटे में 5 यूनिट और 1 घंटे में 4 यूनिट, तीनों मिलकर 1 घंटे में बनाएंगे 17 यूनिट्स। 1 घंटे में 17 बनाएंगे, टोटल है मेरे पास 40 के यूनिट्स। तो 40 के डिवाइड बाय 17 इतना टाइम लगेगा, और वो टाइम क्वेश्चन के हिसाब से हमें 4 × 8 32 आवर्स गिवन है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, के की वैल्यू आ गई है। के की वैल्यू को मैंने जब इसमें पुट कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई है मेरे पास, कितनी यूनिट्स मेरे को बनानी है, टोटल वर्क मैंने जो अज्यूम किया था वो मेरे पास आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन था कि ए और टी मिलके है मेरे पास 6 आवर्स 40 मिनट्स पर डे काम करते हैं। 6 आवर 40 मिनट्स का मतलब हुआ 6 + 40/60 यानी 20/3 आवर्स पर डे। 6 दिन तक काम करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 6, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास आवर्स आ गया फॉर 6 डेज। 13 जो है वो एक दिन में यूनिट बनाते हैं, 8 + 5 13। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो उन्होंने बना दी होंगी इतने टाइम में वो 520 आ गई हैं। टोटल बनानी थी मेरे को 544, तो 544 - 520, 24 यूनिट्स जो होंगी मेरे पास वो बनाएगा एम, 24 यूनिट्स बनाएगा एम, और 1 घंटे में बनाता है 4 यूनिट। सो 24 डिवाइड बाय 4, 6 आवर्स लगेंगे एम को बचा हुआ काम करने, ठीक है ना। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। Manu earns 4,000 rupees per month and wants to save an average of 550 per month in a year. In the first 9 months, his monthly expense was rupees 3,500 and he foresees that 10th month onward, his monthly expense will increase to rupees 3,700. In order to meet his yearly savings target, his monthly earnings in rupees from 10th month onward should be. क्वेश्चन में कहता है कि मनु को जो है एक एवरेज मंथली इनकम, मंथली सेविंग बनानी है 550 पर मंथ और ईयरली कैलकुलेशन करनी है उसे। तो 550 पर मंथ उसे सेव करना है, तो उसे ईयरली कितना सेव करना पड़ेगा? तो 550 × 12 विच इज इक्वल टू 6600 रुपीज, यानी उसकी जो टोटल सेविंग आनी चाहिए वो 6600 आनी चाहिए। पहले 9 मंथ्स में जो उसकी सेविंग आ रही है, मतलब उसकी इनकम थी 4000 और 3500 रुपीज पर मंथ उसका एक्सपेंस था। 9 मंथ तक तो ऐसा रहा। 10th मंथ के बाद उसकी कुछ इनकम हो गई होगी और उसका एक्सपेंस भी बढ़ गया होगा। तो आपको निकालना है कि 10th, 11th और 12th मंथ में उसकी इनकम क्या रही होगी, ठीक है ना। द इन अर्निंग्स और इनकम 10th मंथ ऑनवर्ड, मैं टोटल सेविंग को बराबर कर दूंगा इसके, यानी कि जैसे फर्स्ट 9 मंथ्स में क्या होगा, 4000 रुपए जो है 4000 रुपीज तो उसकी इनकम है, एक्सपेंस है मेरे पास 3500 रुपीज, तो पर मंथ कितना बचा रहा है वो 500 रुपीज। ऐसा 9 मंथ तक होगा, यानी पहले मंथ में बचाया 500, दूसरे मंथ में बचाया 500, इस तरह उसने बचाया 9 मंथ तक। तो ये तो उसकी सेविंग हो गई 9 मंथ तक। 10th मंथ में लेट से उसकी इनकम है मेरे पास आई, उसके एक्सपेंस है 3700, तो ये उसकी सेविंग आएगी 10th मंथ, 11th मंथ और 12th मंथ की, यानी इंटू 3। ये टोटल जो सेविंग बराबर होनी चाहिए ये 6600 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। सो 3 टाइम्स आई माइनस 370 विल बी इक्वल टू 6600 माइनस 4500 विल बी इक्वल टू 0082 2100। सो मेरे पास 3 टाइम्स आई माइनस is equal to 2100, so I minus 3700 will be equal to 700, करेक्ट है ना। so I की वैल्यू कितनी आ गई है 3700 प्लस 700 will be equal to 44, बी ऑप्शन, ठीक है। यानी कि 9th मंथ ऑनवर्ड, यानी 10th मंथ, 11th मंथ और 12th मंथ, 9 मंथ और 10 मंथ ऑनवर्ड, जो उसके आखिरी 3 महीने होंगे उसकी इनकम 4400 होनी चाहिए, ताकि उसकी कुल सेविंग जो है वो 6600 हो पाएगी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लॉट। इन ट्राइंगल ABC, द altitudes AD and BE are drawn to the corresponding bases। एक बार डायग्राम बना लेते हैं।
क्वेश्चन में बी ए सी की वैल्यू 45 डिग्री है, तो बी ए सी की 45 है, तो मैं इस तरह डायग्राम बना लेता हूँ एक कि यहाँ पे बी ए सी 45 डिग्री है, यहाँ पे बी मान लेता हूँ मैं, ये ए मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, और बी ए सी की वैल्यू 45 डिग्रीज है, ए बी सी की वैल्यू थीटा है, ए बी सी की वैल्यू थीटा है, ए डी ऑल्टीट्यूड है, ए डी ऑल्टीट्यूड है, और बी ई बी ऑल्टीट्यूड है, बी ई बी ऑल्टीट्यूड है मेरे पास, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मुझसे क्या निकालना है, ए डी अपॉन बी ई, मुझे निकालना है ए डी अपॉन बी ई की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले एरिया इक्वेट करते हैं, जैसे कि ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये मेरे पास एरिया होगा। तो जब मैं लेता हूँ हाफ इंटू बेस को ले लिया अगर मैंने ए सी, हाइट को ले लिया बी ई, ये भी एरिया होगा, और वो एरिया किसका इक्वेट होगा जब मैं इसको ऑल्टीट्यूड लूंगा, यानी हाफ बेस को ले लिया मैंने बी सी और हाइट को ले लिया मैंने ए डी, राइट। 1/2 खत्म हो जाएगा, और ए डी अपॉन बी ई मुझे निकालना था, सो ए डी अपॉन बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास ए डी अपॉन बी ई की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ए डी अपॉन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए सी अपॉन बी सी की। यानी अगर मुझे ए डी अपॉन बी ई निकालना है तो मैं अल्टीमेटली अगर ए सी अपॉन बी सी निकाल लूँ, ए सी अपॉन बी सी निकाल लूँ, तो भी मेरे पास ए डी अपॉन बी की वैल्यू जो इस वैल्यू आएगी वही वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। तो एक तो एरिया फॉर्मेट होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक होता है इंक्लूडेड एंगल वाला फॉर्मेट, यानी हाफ इंटू वन साइड इंटू सेकेंड साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास ये ट्राइंगल है और ये एंगल मेरे पास अल्फा है, लेट्स से ट्राइंगल पी क्यू आर है मेरे पास, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू साइन ऑफ अल्फा, ये होगा मेरे पास। तो इंक्लूडेड एंगल दो है मेरे पास, तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टी लगा के मैं एरिया इक्वेट कर सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, हाफ इंटू ये वाली साइड ले ली एक बार मैंने ए बी, फिर एक बार ये वाली साइड ले ली ए सी, तो हाफ इन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल यानी कि साइन 45 डिग्री, तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ। अब एक बार ये वाला लेंगे हम ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, ये भी मेरे पास एरिया ही आएगा। यहाँ से 1/2 खत्म हो जाएगा, ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, साइन 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मुझे निकालना था ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 1/√2, √2 उधर चला जाएगा तो आ जाएगी √2, तो ए सी अपॉन बी सी की जो वैल्यू आई वो आई है √2 साइन थीटा, और ए सी अपॉन बी सी की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, सो अल्टीमेट जो वैल्यू आ जाएगी है वो √2 इंटू साइन थीटा, √2 साइन थीटा हियर, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट, ठीक है। तो अगेन सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज, दो फॉर्मूले अगर आपको पता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबको पता है, डायरेक्टली ये वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ए डी अपॉन बी, ए डी अपॉन बी आप इसके टर्म्स में निकाल सकते हो, और ये वाली वैल्यू टर्म आप साइन थीटा के टर्म में निकालते हो, ऑप्शन में हमें इसी के टर्म में निकालना था, सो यहाँ पे मेरे पास √2 साइन थीटा विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन इफ यू नो बोथ द फॉर्मूलाज एंड यू कैन अप्लाई द, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडे स्लॉट, वी हैव सॉल्व्ड 5 क्वेश्चंस एंड आई बिलीव 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, वन इज मॉडरेट एंड वन इज इजी टू मॉडरेट, ठीक है। सो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।